इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि अब यूपीए कह लें, विपक्षी एकजुटता कह लें, क्योंकि यूपीए से इतर भी कई दल इसमें जुटे हुए थे, लेकिन यूपीए में पहले से शामिल दल भी थे। ऐसे में विपक्षी एकजुटता के इस नए मंच को नया नाम मिल गया है, नाम है इंडिया। ये इंडिया नाम देने के बहुत सारे मायने हैं और ऐसा लगता है कि इसको अचानक से बैठक में तय नहीं किया गया होगा, इसको पहले से तय किया गया होगा और उसके बाद में इस पर सबसे सहमति ली गई होगी और निश्चित तौर पर इस नाम पर किसी की असहमति नहीं हो सकती थी। इसके बाद में कांग्रेस ने जीतेगा इंडिया जैसा ट्वीट किया, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि चक दे इंडिया। दरअसल आपने देखा कि जितने भी नेता अभी विपक्षी एकजुटता के मंच पर बेंगलुरु पहुंचे, उन सबको मैंने आपको सुनवाया भी, एक ही बात कहते सुनाई दिए। वो कहते रहे कि विपक्षी एकजुटता के इस मंच पर हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस लोकतंत्र के मंच को मजबूत करना है तो सबको साथ में आना होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आने वाले दिनों में विपक्षी एकजुटता की ये जो लड़ाई है, ये दो मोर्चों पर होने वाली है। एक तो भीतरी लड़ाई है, भीतरी लड़ाई को आप समझ लीजिए कि वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आप समझ लीजिए कि कई चीज़ों में एक दूसरे से पटरी ना बैठना, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन इस सब के बीच में सभी जानते हैं कि अगर बीजेपी और एनडीए का मुकाबला करना है तो आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। ये मजबूरी भी मान लीजिए, ये रणनीति भी मान लीजिए। एनडीए ने अपने चुनावी तैयारियों में अपने घटक दलों को भी एक साथ बुलाया। ये बैठक एक ही दिन होना और एनडीए का प्रयास भी ये बताता है कि विपक्ष की ये जो एकजुटता है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े करारे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जो ज़मानत पर हैं उनको, जिनका पूरा परिवार ज़मानत पर है उनको बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। ये सारी बातें कही गई हैं। ये विपक्षी एकजुटता के इस मंच पर एक बड़े तंज के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूपीए की ये जो नई स्थिति दिखाई पड़ रही है और नया नाम इंडिया मिल गया। आइए इस नाम को थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल यूपीए का अब इंडिया हो जाना, विपक्षी एकजुटता का इंडिया हो जाना, और एनडीए, देखिए एनडीए और इंडिया में ऐसे तो दो आई का फर्क है, लेकिन इंडिया शब्द के मायने बहुत गहरे हैं। एक तरफ है एनडीए, राजग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये एनडीए कैसे अस्तित्व में आया था हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ, और किस तरीके से यूपीए और यूपीए में कांग्रेस के साथ भी घटक दलों की आवश्यकता पड़ी। इस देश की सियासत को समझिए। कांग्रेस से शुरुआत होती है, कांग्रेस सबसे पुराना दल है, पुरानी पार्टी है। बाद में फिर जैसे जैसे राजनीति परवान चढ़ी, उसके बाद में कांग्रेस खासतौर पर इंदिरा जी के समय पर बहुत सारे हिस्सों में बंट गई थी कांग्रेस। मुझे हमेशा आर के लक्ष्मण का वो एक कार्टून याद आता है जिसमें माइक्रोस्कोप से इंदिरा जी कांग्रेस को ढूंढती दिखाई देती। इतने इतने हिस्सों में टूट गई थी कांग्रेस। और ये कोई एकमात्र दौर नहीं था, कोई पहला दौर नहीं था, इसके बाद कई दौर आए। इसीलिए आप जो ज़्यादातर नेता पाते हैं उनकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है, जो अन्य अन्य दल में हैं, और बहुत सारे तो अभी जो विपक्षी एकजुटता में दिखाई देते हैं वो भी कभी कांग्रेस का ही हिस्सा थे। और बहुत ताज़ा बातचीत करें तो जब सोनिया गांधी जी ने यूपीए का निर्माण किया, यूपीए के समन्वयक के तौर पर वो सामने आई, तो कांग्रेस पूरी तरीके से उनके चेहरे पर दांव खेलने के लिए तैयार थी। वो भी विपक्षी एकजुटता के इस मंच को तैयार करने में कामयाब रही थी। यहाँ पर जो बड़े चेहरे हुआ करते थे एक समय पे, जैसे शरद पवार, जैसे ममता बनर्जी, ये सब कांग्रेस का हिस्सा थे। उस समय पर एनडी तिवारी भी हुआ करते थे, बड़ा नाम रहे राजनीति का। एक समय तो प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, बन नहीं पाए, ये बात अलग थी। उनकी अपनी एक तिवारी कांग्रेस भी शुरू हुई थी। और आपको याद होगा कि फिर इसी तरह देखिए आप, एनसीपी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस शब्द को नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस क्या ही हिस्सा रहे, लेकिन कांग्रेस से इतर अपनी राजनीति को मजबूत करने में कामयाब भी रहे। इस राजनीति को समझिए। एक छोटा सा दल अगर सरकार बनाने में कारगर होता है तो उसकी अलग ताकत होती है। उदाहरण है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यूं तो बीजेपी सबसे बड़ा दल है,
बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा विधायक है, लेकिन किन विधायकों में रस्साकशी चल रही है? बड़ा छोटा वर्ग है जिन विधायकों का, उनमें मंत्री पद को लेकर, क्योंकि उनका मंत्री बनना बहुत मुकम्मल माना जा रहा है। बीजेपी के विधायक तो बीजेपी के साथ हैं ही, लेकिन एनसीपी से जो टूट कर आ गए, जो शिंदे के साथ उद्धव से टूट कर आ गए, उनको मंत्री पद मिल जाए। ये सियासत को समझिए, यहाँ पर सरकार बनाने में जो मददगार है वो काम का है। अब आइए विपक्षी एकजुटता पर एक बार फिर लौटिए। विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस बेशक एक बड़े दल के तौर पर दिखाई देती है काडर के लिहाज से, हालांकि बहुत सिमटती गई है पार्टी, लेकिन इसके बावजूद एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की ताकत वो नहीं रही जो एक ज़माने में रहती थी, और बीजेपी की ताकत वो हो गई है जो किसी की नहीं रही, या एक समय पर कांग्रेस की हुआ करती थी। बहुत सारे आप में से दर्शक होंगे जिन्होंने वो दौर शायद ना देखा हो कि कांग्रेस की बहुत मजबूत सत्ता रही हो। कांग्रेस का जो काल आप में से ज़्यादातर लोगों को याद आता है, या जो आज बड़ी तादाद में वोटर है उसको याद आता है, वो एक 2004 का यूपीए वाला प्रयोग आपको याद आएगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी समन्वयक थी, उसके बाद में क्योंकि उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया था, बहुत लोगों ने विरोध किया था। लालू यादव उस समय समर्थन करते थे, शरद पवार जो है उस समय विरोध करते थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी। खैर वो इतिहास बहुत लंबा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 2004 और फिर 2009 ये दो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव रहे, यूपीए 1 यूपीए 2। यूपीए 1 के बाद कहा जा रहा था कि बहुत सारी पार्टियों को जोड़कर ये तैयार किया गया मोर्चा, हालांकि सामने भी एनडीए था उस समय पर, ज़्यादा मजबूत पार्टियां दिखाई पड़ती थी एनडीए में। ये ज़्यादा मजबूत क्यों बोल रहा हूँ, इसको आगे की कहानी से आप समझिएगा। और उसके बाद में फिर यूपीए 2 भी आ गया और ज़्यादा सशक्त होकर आया, और 10 साल तक सरकार चली, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। अब आया दौर 2014 का। 2014 का ये वो समय रहा जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रखा बीजेपी ने, और इसने पूरी तरीके से बीजेपी को ऊपर से नीचे तक बदल कर रख दिया। बदल कर रखने के लिहाज से देखा जाए तो नेतृत्व और चेहरे के लिहाज से एक ही चेहरा सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर दिखाई दिया, वो है प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने खुद को साबित भी किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साबित किया, उन्होंने खुद को योजनाओं के लिहाज से साबित किया। बहुत मोर्चों पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को, और उनकी लोकप्रियता रही, युवाओं में बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ उनका देखने को मिलता है, अब भी बरकरार है। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से भारत का कद बढ़ा, अन्य देशों ने भारत की शक्ति को जिस तरह स्वीकार किया, वो भी है। अब ये कुछ ऐसे करिश्मे रहे, या फिर उसके अलावा योजनाओं को भी आप नहीं भूल सकते कि देश में कई योजनाओं को लागू किया गया, युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया या अन्य चीज़ों के बारे में बात कही गई और उनके प्रयास किए गए। ये भी बात सही है कि ज़मीनी स्तर पर इन चीज़ों का पहुँचना अब भी बाकी है, और इसको लेकर और प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस सब के बीच में जैसे जैसे बीजेपी की शक्ति बढ़ती गई, एनडीए के जो कई घटक दल थे वो या तो छिटकते रहे, जैसे उदाहरण के लिए आप शिरोमणि अकाली दल को ले सकते हैं, आप नीतीश कुमार को ले सकते हैं, चिराग पासवान तो अब खैर वापसी कर चुके हैं, तो यहाँ भी एक दूरी देखने को मिली। ये दलों का दूर जाना बताता है कि जब कोई पार्टी जिसके इर्द गिर्द कोई गठबंधन बना हुआ है वो बहुत मजबूत होती है, खुद मुख्तार हो जाती है, अपने दम पर सरकार बना लेती है, तो साथ के दलों का महत्व और उस मोर्चे में या सरकार जब बाद में बनती तो उसमें दावेदारी ज़रा कमज़ोर पड़ जाती। ऐसा नहीं है कि एनडीए से कोई मंत्री नहीं, एनडीए से बात अनुप्रिया पटेल इसका उदाहरण है, आठवले इसका उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये थोड़ा छोटा हो जाता है मामला जैसे जैसे एक पार्टी बड़ी होती है। मैं पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने एक बात कही थी, उसको एक बार फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि भाजपा विचार आधारित पार्टी है और यही रहेगी, छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। ये वो बयान था जिसके कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार अलग हो गए और महागठबंधन बना लिया। हालांकि इस बयान से कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं था, और अचानक कोई एक बयान पर वो इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे, बहुत समय से बातचीत चल रही होगी। आरजेडी जब इफ्तार पार्टी के दौरान मुलाकातें होती तब भी हमने बताया था कोई रणनीति बन रही है क्या। खैर, इन सारी रणनीतियों के बीच में एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि बिहार की सियासत में महागठबंधन के प्रयोग को चुनाव से पहले किया जाएगा। ये 2024 की तैयारी थी। महाविकास अघाड़ी का प्रयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा था। महाविकास अघाड़ी में किस तरीके से फूट हुई है वो आपने देखा, विस्तार से कई रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन अब इंडिया के नाम से उन सारे दलों को जो अपेक्षाकृत एनडीए के जो घटक दल हैं उनके मुकाबले थोड़े बड़े दल दिखाई पड़ते हैं, शक्तिशाली भी हैं, अपनी मांगे भी रख रहे हैं। उदाहरण है, अखिलेश यादव हैं,
तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये वो दल हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन एनडीए में ऐसा कोई दल नहीं है जो अपने क्षेत्र में बीजेपी से मजबूत हो। ये एक फर्क है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसीलिए घटक दल और इनको मिलाकर बनाया गया गठबंधन क्यों मायने रखता है, उसकी जरूरत क्या होती है, वो समझने जैसी। क्या एनडीए को अब जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, भाजपा हो, उनकी ऐसे बहुत छोटे छोटे दल, जीतन राम मांझी हैं, ये कई जगहों पर अपने समीकरण रखते हैं। और दूसरा, देश की सियासत में हम स्थानीय दलों को, क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर चल रहे हैं, इस बात का संकेत देना भी महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा एनडीए भी अपने प्रयास कर रहा है। लेकिन ये दोनों प्रयास आप समझ गए होंगे कि एक बीजेपी बनाम विपक्ष की रणनीति दिखाई दे रहा है, एक विपक्ष की रणनीति बनाम एनडीए दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो विपक्ष की रणनीति को गंभीरता से सत्ता पक्ष की तरफ से भी लिया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो नाम है इंडिया, ये बहुत दिलचस्प है। ये इंडिया नाम क्यों दिलचस्प है, अब आपको मैं एक एक करके वो सारे मुद्दे बताता हूं जो विपक्षी दल उठाते दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो उठाया गया लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। हालांकि इसकी आलोचना भी खूब होती है। मैं भी ये मानता हूं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर राजनीतिक रूप से हमला करना ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन विपक्ष ने तो इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। वो कई घटनाओं को इससे जोड़ते हैं। विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर किया जा रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारों को तोड़ा जा रहा है, राज्यपाल के पद की गरिमा खत्म हो रही। ये सारे विपक्ष के आरोप हैं, कई दफ़े लगाए गए हैं। एक सुर से जो आपस में साथ में नहीं थे, वो इन मुद्दों पर साथ दिखाई पड़ते थे, अलग अलग आवाज़ लगाते। तृणमूल कांग्रेस यही बातें कहती, वो कांग्रेस के खिलाफ तो बात कहती है, लेकिन सत्ताधारी दल के खिलाफ भी वही बात कहती जो कांग्रेस कहती। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कोई बहुत साथ में नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उसके मुद्दे वही हैं जो कांग्रेस के। ऐसे में इन लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि सबको साथ में बैठना चाहिए, ख़ास तौर पर कांग्रेस को। आप एक बयान पर और गौर करिएगा, और ये शायद आप भूल गए होंगे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि 2029 में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बहुत चर्चा में नहीं आया, वो भूल बिसरा दिया गया होगा, क्योंकि कांग्रेस के भी कई लोगों का मानना था कि बड़ी जल्दबाजी है ऐसा कह देना, हम तो 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन ये रणनीति बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि 2024 का चुनाव जो आ गया, कुछ महीनों में है, दरवाजे पर खड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए अपने बूते पर जाकर बीजेपी को टक्कर देना, और वो भी तब जब आपके सामने क्षेत्रीय दल भी खड़े हो जाएं, नामुमकिन दिखाई पड़ता है। और इधर तो मोदी हैं तो मुमकिन है का नारा चल ही रहा है। अब विपक्षी एकजुटता के साथ ये नया नाम जुड़ गया इंडिया। इसके मायने समझिए, यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि एनडीए के खिलाफ इंडिया जो अब नया मोर्चा है, इसका कोई एक उम्मीदवार 400 से ज़्यादा सीटों पर उतारा जाएगा। ये सीटें हैं कहाँ? ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ये सीटें हैं बिहार में, ये सीटें हैं महाराष्ट्र में, ये सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, ये सीटें हैं पंजाब में, ये सीटें हैं दिल्ली में। और फिर जहाँ सीधा मुकाबला है उन राज्यों को कैसे छोड़ दें? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। इसी और हरियाणा में भी आप देखते हैं कि वहाँ पर भी क्षेत्रीय दलों का स्थानीय, हालांकि ये अपेक्षाकृत छोटे राज्य होते, तो पहले बड़े राज्यों की राजनीति पर फोकस किया जाता है जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं लोकसभा की। तो इनमें क्या है, गुजरात है जैसे, अब गुजरात बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में बेशक गुजरात को सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, बीजेपी का है भी, और विधानसभा चुनाव में तो ऐतिहासिक जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार ऐतिहासिक जीत मिली थी, इस बार भी तैयारी वैसी है। और पूरे देश में लोकप्रियता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता, तो अपने गृह प्रदेश में तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ज़बरदस्त लोकप्रियता होगी ही, ये मानकर चला जाता है। लेकिन ये चुनाव क्यों दिलचस्प हो सकता है? क्योंकि यहाँ विपक्षी एकजुटता जो है वो कुछ अलग करिश्मा दिखा सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के यही समीकरण चलते हैं। सीटों का बंटवारा, विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए कांग्रेस थोड़ा दिल बड़ा करती है, और आम आदमी पार्टी भी व्यावहारिकता को समझते हुए, क्योंकि उसकी एंट्री हुई है, वोटिंग परसेंटेज मिला, दावेदारी तो बढ़ गई है। और इसी तरह का समीकरण यदि मध्य प्रदेश और राजस्थान, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी आम आदमी पार्टी की एंट्री होना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारेगी जिन क्षेत्रों में वो मजबूत हो सकती है।
क्या 2024 की रणनीति के पहले विधानसभा चुनाव में भी कोई समीकरण देखने को मिलेंगे? क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहां पर तो कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला, या नॉर्थ ईस्ट की आप बात छोड़ दें तो वहां पर एक क्षेत्रीय दलों का काफ़ी दबदबा रहता है। लेकिन हिंदी बेल्ट के ये जो 3 राज्य हैं, खास तौर पर मैं तेलंगाना में केसीआर को भी अगर एक तरफ रख दूं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ तो सीधा सीधा मुकाबला है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या समीकरण रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इंडिया को एनडीए के सामने इंडिया, इस तरह के अब आप पंचलाइन सुनेंगे, एनडीए के खिलाफ इंडिया, इस तरह। तो ये इंडिया का मतलब तो है विपक्षी एकजुटता का मंच, लेकिन इसको ये दिखाया जाएगा कि भारत यूनाइटेड हो रहा है। और ये राष्ट्रवादी जो राजनीति चल रही है, देखिए राष्ट्रवाद की राजनीति की पैरोकार बीजेपी रही, इस टैग को अपने साथ लेने में कामयाब भी रही। एक हिंदुत्व की राजनीति, एक राष्ट्रवाद की राजनीति, ये कुछ ऐसे 2-3 महत्वपूर्ण अस्त्र रहे हैं जिसने बीजेपी को हाल के दिनों में बहुत मजबूत किया है। अब बड़ा प्रश्न यही है कि इसके खिलाफ ये एनडीए के खिलाफ इंडिया कितना, इंडिया जो अब विपक्षी मोर्चे ने अपना नया नाम दिया है, वो कितना कारगर रहेगा। चक दे इंडिया टीएमसी कह रही है, जीतेगा इंडिया कांग्रेस अब कह रही है, जैसे ही नाम सामने आया। कौन इसका चेहरा होगा? कांग्रेस के नेतृत्व में क्या कांग्रेस की तरफ से चेहरा होगा, या जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा प्रयोग किया गया, बड़ा दिल दिखाया गया, वैसे ही विपक्षी एकजुटता में भी कोई नया प्रयोग होगा? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार रहेगा, लेकिन ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कैसा लगा ये नाम? आपको क्या लगता है ये एनडीए को कितनी टक्कर दे पाएगा? अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।